हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल फ्लाईवे इमिग्रेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो IELTS रीडिंग में बहुत पूछा जाता है। वो है यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। IELTS एग्ज़ाम देने वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस में ही होती है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस करने की हमारी हैबिट नहीं होती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आसानी से आप यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन एग्ज़ाम में टैकल कर सकते हैं और अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप कम टाइम में इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, तो आइए जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यस नो नॉट गिवन, द टेक्स्ट विल कंटेन द ओपिनियंस, व्यूज़ और बिलीव्स ऑफ द राइटर्स और अदर पीपल हु आर मैंशन्ड। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि कहा गया है, इसमें जो राइटर है उसका ओपिनियन होगा, उसके विचार होंगे, और जो लोग मेंशन है पैसेज में उनके विचार होंगे। जबकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, द टेक्स्ट विल कंटेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक, यानी कि जो फैक्ट्स है उसी की बात की जाएगी। जैसा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये हमेशा जब भी आएंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आएंगे, और जो किसी व्यक्ति के विचार होंगे, किसी ऑथर के विचार होंगे, वो यस नो नॉट गिवन में आएंगे। तो जैसा कि आपको फ़र्क समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्यों इतनी दिक्कत होती है यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल पैसेज लिया है इंग्लिश में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक पैसेज है और ये यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो चलिए इस पैसेज को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दिक्कत आती है और किस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। एप्पल. Apple is one of the most famous fruits in the world. It is found in many countries across the globe. Apple's color is red, but sometimes there are green apples too. This fruit is mainly found in the winter season. Doctors suggest this to eat for better health. We should eat a minimum of 1 apple a day. There are small seeds inside the apple. It is well known and you will find it everywhere in the world. तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पैसेज है और इसे समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्रीज विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन द रीडिंग पैसेज? यस. If the statement agrees with the claims of the writer, no. If the statement contradicts the claims of the writer, not given. If it is impossible to say what the writer thinks about this. तो दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, यस लिखना है अगर स्टेटमेंट राइटर के क्लेम से एग्री करता हो, तो राइटर के विचार से एग्री करता हो तो। नो लिखना है जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द क्लेम ऑफ द राइटर, स्टेटमेंट अपोजिट है राइटर के क्लेम से, तब हमें नो लिखना है। और नॉट गिवन कब लिखना है? इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू से व्हाट द राइटर थिंक्स अबाउट दिस, अगर हम कह नहीं सकते और ये कहना नामुमकिन है कि राइटर क्या सोचता है, तब हमें नॉट गिवन लिखना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट आपको दिया गया है और आपको ये कहना नामुमकिन है कि वो राइटर उसके बारे में क्या सोचता है, तब आपको वहाँ पर नॉट गिवन लिखना है। तो दोस्तों, इसको बेहतर समझने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे पहले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एप्पल इज़ ओनली फाउंड इन द विंटर सीजन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका मतलब होता है कि एप्पल सिर्फ और सिर्फ सर्दी के सीजन में ही मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कीवर्ड है विंटर सीजन। और दोस्तों, जो विंटर सीजन है, ये अगर कीवर्ड इसको मान लिया जाए तो एग्जाम में आप कतई एक्सपेक्ट ना करें कि ऐसा ही सेम वर्ड आपको पैसेज में भी मिलेगा, क्योंकि IELTS एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है। वहाँ पर वो सिनोनिम्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन
कीवर्ड ध्यान में रखने से एटलीस्ट आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। यानी विंटर सीजन की जगह उसकी जगह कोई और वर्ड भी वहाँ लिखा होगा तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो कीवर्ड दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कीवर्ड मान के चलते हैं विंटर सीजन को, और हम देखते हैं कि विंटर सीजन पैसेज में कहाँ आया है। तो देख सकते हैं आप तीसरी लाइन में, दिस फ्रूट इज मेनली फाउंड इन द विंटर सीजन। यह फ्रूट ज़्यादातर विंटर सीजन में ही मिलता है। दोस्तों पैसेज ये कह रहा है कि फ्रूट ज़्यादातर विंटर सीजन में ही मिलता है, जबकि क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट है कि एप्पल सिर्फ सर्दी के सीजन में मिलता है। तो जो कि सही नहीं है, क्योंकि पैसेज में कुछ और कह रहा है कि ज़्यादातर विंटर सीजन में मिलता है, मतलब उसके बाहर भी, विंटर के बाहर भी वो एप्पल मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलता है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो गया। तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट हम नो करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एवरी एप्पल कंटेन्स सीड। यहाँ पर हम लेते हैं कीवर्ड सीड्स को और देखते हैं कि सीड्स कहाँ है पैसेज में। तो आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट लाइन में, देर आर स्मॉल सीड्स इनसाइड द एप्पल। एप्पल के अंदर छोटे छोटे सीड होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीड की बात तो की गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हर एप्पल में सीड होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है। हम ये कतई पता नहीं लगा सकते इस पैसेज के बल पर कि दुनिया में हर एप्पल में सीड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डेफिनेटली नॉट गिवन। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है एप्पल इज फेमस एंड फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले भी कह चुका हूं कई बार कि हमेशा आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए और उसका मीनिंग पैसेज में ढूंढिए। भले ही आपको वर्ड ना मिले पर आपको मीनिंग डेफिनेटली मिलेगा। तो एप्पल इज फेमस मतलब एप्पल बहुत ही प्रसिद्ध है और दुनिया में हर जगह पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट लाइन में क्या लिखा गया है, इट इज़ वेल नोन एंड यू विल फाइंड इट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दोस्तों पैसेज ये कह रहा है कि ये बहुत ही जाना माना है और ये दुनिया में लगभग हर जगह मिलता है। माफ़ कीजिए, लगभग हर जगह नहीं, ये दुनिया में हर जगह मिलता है। इट इज़ वेल नोन एंड यू विल फाइंड इट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में हर जगह मिलता है। और हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो भी सेम है कि ये एप्पल इज़ फेमस, एप्पल प्रसिद्ध है और फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब। ग्लोब मतलब वर्ल्ड। तो एप्पल प्रसिद्ध है और हर जगह मिलता है दुनिया में। तो क्वेश्चन और जो स्टेटमेंट है पैसेज में वो पूरी तरह मैच हो रहे हैं, 100% मैच हो रहे हैं। तो ये आंसर डेफिनेटली यस है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल पैसेज था आपको समझाने के लिए कि यस नो कब करना है, नो कब करना है और नॉट गिवन कब करना है। एग्ज़ाम में आपको इतने आसान पैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इतने आसान पैसेज आते तो सभी के बैंड 9 में से 9 बैंड आ जाते और सब आसानी से बाहर जा सकते थे, जो कि इतना आसान नहीं है। तो हमारा मेन मोटो आज है कि हम कैम्ब्रिज के पैसेज सॉल्व करके आपको दिखाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको बीच में एक और पैसेज सॉल्व कराऊं जो थोड़ा मीडियम है, इस लेवल से थोड़ा ऊपर है और कैम्ब्रिज से नीचे है। तो मीडियम पैसेज आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हम दूसरा पैसेज भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और पैसेज सॉल्व करते हैं जो थोड़ा मीडियम टाइप का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा पैसेज है मैरी क्यूरी के ऊपर। और चलिए फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज in boxes 1, 2, 3 on your answer sheet. Write true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this. तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पैसेज है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो ट्रू लिखना है अगर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट से मैच करती है, एग्री करती है। फॉल्स लिखना है अगर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है या उसके टोटली ही ऑपोजिट है। और नॉट गिवन लिखना है अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर पैसेज पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है मैरी क्यूरीज हस्बैंड वॉज ए जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइज। सेकेंड क्वेश्चन है
मैरी बिकम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन है मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सोर्बोन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैरी क्यूरी के जो हस्बैंड हैं वो उनके साथ मैरी के साथ नोबेल प्राइज़ के जॉइंट विनर थे। सेकंड क्वेश्चन मैरी बिकम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। मैरी को साइंस में तब दिलचस्पी हुई जब वो छोटी थी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सोर्बोन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। उनकी सिस्टर ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया, उनको पैसे दिए, इसीलिए मैरी सोर्बोन अटेंड कर पाई, सोर्बोन ज्वाइन कर पाई। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको ये दिमाग में रखने हैं पैसेज पढ़ने से पहले। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज। मैरी क्यूरी इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस वुमन साइंटिस्ट हु हैज़ एवर लिव्ड। Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband Pierre Curie and Henry Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics and was then the sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. दोस्तों यहाँ पैसेज कह रहा है कि was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry। जैसा कि आप देख सकते हैं पैसेज में, सोल विनर मतलब अकेली विनर, यानी कि उनके अलावा केमिस्ट्री में 1911 में किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज ए जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइज़, यानी कि मैरी को जो दोनों नोबेल प्राइज़ मिले थे उनके साथ उनके हस्बैंड जॉइंट विनर थे, जबकि पैसेज है कि वो 1911 में सोल विनर थी, अकेली विनर थी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली फॉल्स है, आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी था, तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा फॉल्स। चलिए पैसेज आगे पढ़ते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज। फ्रॉम चाइल्डहुड मैरी वॉज रिमार्केबल for her prodigious memory and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his saving through head investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister's Borneo's medical studies in Paris on the understanding that Borneo would in turn later help her to get an education. In 1891, this promise was fulfilled and Mary went to Paris and began to study at the Sorbonne. दोस्तों आप ये पैसेज में ये स्टेटमेंट फिर से दोबारा पढ़िए ध्यान से। From her earnings, she was able to finance her sister's Borneo's medical study in Paris on the understanding that Borneo would in turn later help her to get an education. यानी कि जो मैरी थी उन्होंने अपनी सिस्टर को फाइनेंशियली हेल्प करी और ये उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि बोर्निया बाद में उनकी हेल्प करेगी। इन 1891 दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड, यानी कि ये प्रॉमिस पूरी हो गई 1891 में, यानी कि बोर्निया जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने मैरी को फाइनेंशियली हेल्प करी सोर्बोन में पढ़ने के लिए। तो ये नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन था, मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सोर्बोन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। सिस्टर ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए वो सोर्बोन अटेंड कर पाई। और हमारे पैसेज में भी वही है कि सिस्टर ने उनकी हेल्प करी, इसीलिए वो सोर्बोन अटेंड कर पाई। तो थर्ड का आंसर है वो ये डेफिनेटली ट्रू है। तो दोस्तों हमें 1 और 3 का आंसर तो मिल गया, लेकिन ट्रू मैरी बिकम इंटरेस्टेड इन साइंस, मैरी को साइंस में रुचि तब हुई जब वो छोटी थी, इसका पैसेज में कोई मेंशन नहीं है। उन्होंने अवार्ड जीते वो मेंशन है, पर वो इसका कोई मेंशन नहीं कि उनकी रुचि तब हुई वो जब वो चाइल्ड थी। तो डेफिनेटली इसका आंसर नॉट गिवन है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन के बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर हमेशा ऑर्डर में ही आएगा, यानी कि 2 का आंसर पैसेज में 1 के बाद और 3 से पहले ही आएगा। आंसर हमेशा ऑर्डर में ही रहते हैं, तो आपको हमेशा फर्स्ट का आंसर ढूंढना है और उसके बाद आपको फॉलो करते रहना है पैसेज में, तो आप सीक्वेंस में ही आपको आंसर मिलेंगे। तो ये तो था एक मीडियम टाइप का पैसेज दोस्तों। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं आज के। हमें एक आपको कैम्ब्रिज का पैसेज सॉल्व करके दिखाना है कि किस तरह आप एग्ज़ाम में उसको पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पैसेज की तरफ।
तो दोस्तों चलिए एक ऐसा पैसेज ट्राई करते हैं जिसका लेवल IELTS के रियल एग्ज़ाम में होता है। यहाँ पर हमने पैसेज लिया है कैम्ब्रिज 15 टेस्ट 3 हेनरी मूरे। तो आज हम ये पैसेज सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चंस 1 to 7। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन द रीडिंग पैसेज 1। In boxes 1 to 7 on your answer sheet, write true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this। तो दोस्तों आपने देखा, ट्रू लिखना है अगर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन से एग्री करता है, फॉल्स लिखना है अगर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन के अपोजिट है, और नॉट गिवन करना है अगर वहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, और हमें ध्यान ये रखना है कि वो क्वेश्चन पैसेज में कहाँ आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन लीविंग स्कूल मूरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। क्वेश्चन 2, मूरे बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म एट द लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। 3, when Murray started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. Number 4, Murray became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. Number 5, the Trocadero Museum Mayan sculpture attracted a lot of public interest. Number 6, Murray thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures. Number 7, the artist who belonged to Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, जो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, और हमें ध्यान रखना है कि पैसेज में ये कहाँ कहाँ आते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम दोबारा ध्यान से पढ़ें, ताकि वो क्वेश्चन जहां पर भी आए हमें पता चल जाएगा कि सारे आंसर्स उसके बाद ही आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम दोबारा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन लीविंग स्कूल मूरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। यानी स्कूल छोड़ने के बाद मूरे ने वही किया जो उसके पिताजी चाहते थे। तो चलिए हम पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पैसेज का नाम है हेनरी मूरे 1898 to 1986। कैम्ब्रिज 15 टेस्ट 3 से लिया गया है। इसका टाइटल है द ब्रिटिश स्कल्पचर हेनरी मूरे वॉज ए लीडिंग फिगर इन द 20th सेंचुरी आर्ट वर्ल्ड। चलिए पैसेज शुरू करते हैं दोस्तों। हेनरी मूरे वॉज बॉर्न इन कैस्टलफोर्ड, ए स्मॉल टाउन नियर लीड्स इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज द 7th चाइल्ड ऑफ रेमंड मूरे एंड हिज वाइफ मैरी बेकर। He studied at Castleford Grammar School from 1909 to 1915, where his early interest in art was encouraged by his teacher Alice Gostick. After leaving school, Mary hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father's wish that he train as a school teacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑन लिविंग स्कूल मूरे डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। यानी कि स्कूल छोड़ने के बाद मूरे ने वही किया जो उसके फादर चाहते थे। और यहाँ पर हमारा पहले पैराग्राफ में ही अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं सेकेंड लास्ट लाइन में, मूरे होप टू बिकम ए स्कल्पचर। वो स्कल्पचर बनना चाहते थे, बट इंस्टेड ही कंपाइल्ड विथ हिज फादर्स विश दैट ही ट्रेन एज ए स्कूल टीचर। वो स्कल्पचर बनना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्हें अपने पिताजी की बात माननी पड़ी और स्कूल टीचर की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। कंपाइल मतलब एग्री करना। तो वो अपने फादर की विश से इन्होंने एग्री किया और स्कूल टीचर की इन्होंने ट्रेनिंग ली। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो है डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही साबित हुआ। तो आप इसमें चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि पहला आंसर आपको कहाँ मिला था। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो पहला आंसर दोस्तों हमारा ट्रू आया। और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप दोबारा पढ़ें।
Murray began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art. तो चलिए पैसेज आगे पढ़ते हैं. After the war, Murray enrolled at the Leeds School of Art, where he studied for 2 years. In his first year, he spent most of his time drawing. Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. तो दोस्तों क्वेश्चन ये था कि मुरे ने स्कल्पचर पढ़ना शुरू किया फर्स्ट टर्म जब वो लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट में पहुंचे, लेकिन हमारा पैसेज ये कह रहा है कि हाँ वो स्कल्पचर पढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई टीचर को अपॉइंट नहीं किया गया था जब तक वो सेकेंड ईयर में नहीं पहुंचे. तो इसका आंसर होगा दोस्तों फॉल्स. तो डेफिनेटली उन्होंने फर्स्ट टर्म से स्कल्पचर पढ़ना शुरू नहीं किया था. तो आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज डेफिनेटली फॉल्स. तो हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों यहां पर. ओके, ये रहा हमारा हाईलाइट. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. When Murray started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. हम चौथे क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं दोस्तों. Murray became aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museum. दो क्वेश्चन दोस्तों हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कोई क्वेश्चन नॉट गिवन हुआ और आपको आगे उसके अगले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है, तो आप जान सकते हैं कि उसके पिछला वाला क्वेश्चन नॉट गिवन है. तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है. जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि When Murray started at the Royal College of Art, जब मुरे ने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट स्टार्ट किया, उसकी रेपुटेशन जो स्कल्पचर पढ़ाने में उसकी रेपुटेशन बहुत ही शानदार थी. और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि मुरे बिकेम अवेयर ऑफ एंसेंट स्कल्पचर एज ए रिजल्ट ऑफ विजिटिंग लंदन म्यूजियम. मुरे को एंसेंट स्कल्पचर के बारे में तब पता चला जब उन्होंने लंदन म्यूजियम विजिट किए. तो ये हमारे दो स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चंस में. अब हम ढूंढते हैं इनका आंसर पैसेज में. चलिए पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. September 1921, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. Alongside the instruction he received at the Royal College, Murray visited many of the London museums, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculpture. During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in this primitive form of art, he turned away from the European sculpture transition. दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है पैराग्राफ में कि ड्यूरिंग दीज विजिट्स, यानी कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो विजिट करते थे, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोल रहा है कि मुरे became aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museum. और पैराग्राफ में भी वही मेंशन है दोस्तों कि जब वो म्यूजियम विजिट करते थे, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculpture, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. तो उन्होंने एंशियंट इजिप्शियन और एंशियंट अफ्रीकन की जो पावर और ब्यूटी है उनके स्कल्पचर की, वो उन्होंने महसूस की. तो यहाँ पर हमारा आंसर है डेफिनेटली ट्रू. तो दोस्तों हम इसको भी यहाँ हाईलाइट कर देते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो दोस्तों ये तो था हमारा आंसर. तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेकिन उससे पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 शायद स्किप हो गया है. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 था कि व्हेन मुरे स्टार्टेड एट द रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इट्स रेपुटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट. यानी कि जब उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट स्टार्ट किया, उसकी जो रेपुटेशन थी, प्रसिद्धि थी, वो बहुत ही शानदार थी. लेकिन दोस्तों हमने अभी जो पैसेज पढ़ा उसमें ये मेंशन ज़रूर है कि उनको एक स्कॉलरशिप मिली रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाने की, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है उसकी पॉपुलैरिटी, या ये कहीं भी मेंशन नहीं है उसकी रेपुटेशन क्या थी. तो इसका आंसर क्लियरली नॉट गिवन है. तो दोस्तों ये तो था हमारा आंसर 1 2 3 4 के. अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. The Trocadero Museum's Mayan sculpture attracted a lot of public interest.
और क्वेश्चन नंबर 6 है मोरे थॉट द मायन स्कल्पचर वॉज सिमिलर इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स टू अदर स्टोन स्कल्पचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द ट्रोकाडो म्यूज़ियम का जो मायन स्कल्पचर था, मायन मूर्ति थी, उसने पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ बहुत खींचा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मुरे कह रहे हैं, मुरे सोच रहे हैं कि जो मायन स्कल्पचर है वो दूसरे स्टोन जो स्कल्पचर हैं, दूसरे जो स्टोन की जो मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, उनसे कई मायनों में वो लगभग सेम है। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है या नॉट गिवन है। हम वो कहाँ मिलेगा, हम इसका आंसर वो पैसेज में मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं पैसेज आगे। After graduating, Murray spent the first 6 months of 1925 traveling in France. When he visited the Trocadero Museums in Paris, he was impressed by a cast of Mayan sculpture of the Rain Spirit. It was a male reclining figure with its knees drawn up together and its head at a right angle to its body. Murray became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. He himself started carving a variety of subjects in stone, including a depiction of reclining women, mother and child groups and masks. तो दोस्तों इसकी जो आप सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वो है कि मुरे बिकेम फैसिनेटेड विद दिस स्टोन स्कल्पचर। वो इस स्कल्पचर से बहुत ही फैसिनेट हो गए, यानी बहुत पसंद आया। और ही विच ही थॉट हैड ए पावर एंड ओरिजिनलिटी नो अदर स्टोन स्कल्पचर पोसेस्ड। और उनको ऐसा लगा और उनके विचार थे कि इसकी जो पावर है, ओरिजिनलिटी है, वो किसी और स्टोन स्कल्पचर के पास नहीं है, किसी और स्टोन की मूर्ति के पास नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो कह रहा था कि मुरे ने ऐसा सोचा कि जो मायन स्कल्पचर है वो बाकी सभी स्टोन स्कल्पचर के लगभग सिमिलर है, सभी मायनों में, यानी कुछ मायनों में सिमिलर है। तो जबकि पैसेज ये कह रहा है कि जो स्टोन स्कल्पचर है वो मुरे को ऐसा लगा कि वो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल है, उसकी जो पावर एंड ओरिजिनलिटी है वो किसी अदर स्कल्पचर के पास नहीं है। तो जो इसका जो पैसेज में मेंशन है दोस्तों, और जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो टोटली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, टोटली अपोज कर रहा है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का विदाउट एनी डाउट इट्स फॉल्स। लेकिन दोस्तों हमें 5 का आंसर भी ढूंढना है। तो ट्रोकाडो म्यूजियम्स मायन स्कल्पचर अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी उसने बहुत पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो अभी तक इस पैसेज में मेंशन नहीं है। और जबकि हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल चुका है तो ये जाहिर है कि वो उसके बाद तो आएगा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीक्वेंस में ही होते हैं। तो आप विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी डाउट आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट गिवन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू यूनिट 1 वांटेड टू मेक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोर पॉपुलर। यहाँ पर आप कीवर्ड यूनिट 1 ध्यान रखिए दोस्तों, ये पैसेज में जहाँ आएगा आपका आंसर उसके आसपास ही होगा। तो हम पैसेज आगे पढ़ते हैं। मुरे exceptional talents soon gained recognition and in 1926 he started work as a sculpture instructor at the Royal College. In 1933 he became a member of a group of young artists called Unit 1. Okay, Unit 1 हमें मिल गया है दोस्तों। The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture. हमारा क्वेश्चन अगर आप देखें दोस्तों तो वो था कि जो आर्टिस्ट जो यूनिट 1 से बिलोंग करते थे वो मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को पॉपुलर बनाना चाहते थे। और पैसेज में ये लिखा है कि जो एम था उस ग्रुप का, एम था यूनिट 1 का, वो ये था कि जो मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर के जो फ़ायदे हैं वो इंग्लिश पब्लिक को बताएं, यानी कि पब्लिक को बताएं। तो वही हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है और वही हमारे पैसेज में भी मेंशन किया गया है, जो कि सेम है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ट्रू होगा। तो दोस्तों इस तरह देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज के वीडियो में हमने 3 पैसेज सॉल्व करवाए आपको, बेसिक, मीडियम और जो कैम्ब्रिज का जो है पैसेज। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपकी जो डाउट्स होंगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में और येस नो नॉट गिवन में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। आप लाइक कर सकते हैं और आप ऐसे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो IELTS की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।